नाइट लाइव आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अंतिम दौर में आ पहुंची है। इस चुनाव में अब तक गारंटी सुनाई दे रही थी, लेकिन अब एक बड़ी भविष्यवाणी हुई है और यह भविष्यवाणी की है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने यूपी के कुशीनगर में कहा कि 4 जून को कांग्रेस 40 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 4 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। वही बीजेपी का तो नारा ही है, अब की बार 400 पार। इसके अलावा अमित शाह ने एक और भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि 4 जून की दोपहर को कांग्रेसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे हैं। साथ ही हार का ठीकरा भी खड़गे साहब पर फूटेगा। दूसरी ओर 7वें चरण में दलित और पिछड़ों की बात भी हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर वोटिंग होगी उनमें अधिकांश सीटों पर तकरीबन दलित और पिछड़े वर्गों के वोटर निर्णायक हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कि अमित शाह की भविष्यवाणी आखिर कितनी सटीक बैठती है और 4 जून को क्या निकलता है 4 का आंकड़ा। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है। 4 तो क्या है 4 का खेल और कितना सफल साबित होता है या सही साबित होता है ये। चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी है, कांग्रेस प्रवक्ता है, स्वागत है आपका प्रदीप जी। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुए। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रदीप जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि अमित शाह ने जो ये 4 का आंकड़ा दिया है, 4 जून को 4, 40, 400 प्लस, कांग्रेस के लिए जिस तरह से कहा, भी आपने सुना भी कि राहुल गांधी के लिए भी क्या कहा, क्या कहेंगे? ये इनका कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या वाकई में इंडिया गठबंधन कमजोर उनको नजर आ रहा है और इसलिए इन आंकड़ों का भविष्यवाणी उन्होंने की है? देखिए, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और जिस तरह का कार्यकाल उन्होंने चलाया है और जिस तरह का वो कार्य कर रहे हैं, तो उनके पास चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, 4 उनके पास महकमे हैं। उनका भरपूर इस्तेमाल करके जिस तरह का तांडव उन्होंने देश में कर रखा है, इसलिए उनका भरोसा है। क्योंकि उनका भरोसा लोगों का विश्वास नहीं है, उनका विश्वास प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, उनका तांत्रिक विकास नहीं है, उनके लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर देने की बात नहीं है। वो सिर्फ इन 4 इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके जिस तरह का इसका उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह विपक्षी दलों के नेताओं को धमकाना काम कर रहे हैं। आज ही उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार के गठबंधन के नेता जेल जाएंगे, तैयारी करें। तो जिस तरह का बातों बना रखा है, इन 4 एजेंसियों के माध्यम से अगर वो क्लेम करते हैं कि वो देश की सरकार बनाने जा रहे हैं, 40 पे सरकार कांग्रेस जाएगी, 400 पे वो जाएंगे, ये आधार उनका इन 4 एजेंसियों पर आधारित है। इसी पर मेरा आपसे एक सवाल जनता से उनकी प्राथमिकता कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अभी तक कोई बात ऐसी नहीं कही कि वो लोगों के मतदाताओं की भावनाओं की बात करें, देश के लोगों की बात करें, उसकी बात नहीं। सिर्फ 4 एजेंसियों के माध्यम से आपने 4 एजेंसियों का जिक्र किया, आपने 4 एजेंसियों का जिक्र किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ठीक है, लेकिन इन एजेंसियों से चुनाव का क्या लेंगे? ये वोट थोड़ी ना डालेंगे, जनता वोट तय करेगी, जनता वोट डालेगी। इलेक्शन कमीशन चुनाव करा रहा है और जिस तरह से उसके साथ शिकायतें की जा रही है, जिसकी अनदेखी वो कर रहे हैं, और जिस तरह का आश्वासन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर और पूरी प्रक्रिया का प्रावधान को पालन किया जाएगा, वो चुप बैठे हैं। शिकायतें हो रही हैं, आपका कहना मतलब है एक आदमी 8-8 वोट डाल रहा है, एक आदमी 8-8 वोट डाल और दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग मून बैठा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। यह सब अमित शाह कारनामा है, क्योंकि इन्होंने एजेंसियों पर कब्जा किया हुआ है और इन्हीं एजेंसियों के भरोसे वो दावा कर रहे हैं कि सरकार बनने जा रही है। लेकिन 4 जून को इंतजार कीजिए, लोगों ने अपना जो वक्तव्य दिया है, मंतव्य दिया है, वो वोटों से मालूम पड़ेगा। जिसकी तो ये बात मानते ही नहीं, ये अपनी 4 एजेंसी माध्यम पे दावा करते हैं, जिसको देश के लोग 4 जून को नकार देंगे। ठीक है आशीष जी, एक तो जो अभी कहा प्रदीप जी ने उसका जवाब, और साथ ही जो 400 पार तो बीजेपी कह रही है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है 4 और 40 का, इसका आधार क्या? देखिए श्वेता जी, मैं भी प्रदीप जी का वक्तव्य सुन रहा था और उनके वक्तव्य में जो अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया है, उसको वो सच ठहरा रहे हैं कि जो राजनीतिक हालात है उसको वो बयान कर रहे हैं। वो स्वयं कह रहे हैं कि स्थिति यह है कि कांग्रेस जो है जनता से कट चुकी है
और जहां तक आप आज के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी का एक बहुत लंबा राजनीतिक साल 1981 में आई फिल्म एक जी अमित शाह जी का एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। और उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान होगा 2014 के जब आम चुनाव थे तब वो वहाँ पे प्रभारी थे। 2019 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने चुनाव को बहुत नज़दीकी से देखा है। तो वो जो कह रहे हैं, और जहाँ तक आप 400 पार की बात कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई चुनाव के पहले से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें हासिल करेगी और एनडीए गठबंधन हमारा 400 पार जाएगा। थोड़ा प्रदीप जी को 2019 के स्टेटिस्टिक्स भी ध्यान रखने चाहिए। 2019 में प्रदीप जी एनडीए 351 सीटों पे था और भारतीय जनता पार्टी 303 थी। और कांग्रेस की जो स्थितियां हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। 2014 में यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था जब आप 44 पे सिमट कर रह गए थे। 2019 में आप 52 सीटें लेकर के आए थे। तो जो देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति है और आपने जिस तरह से अभी से हार का ठीकरा दूसरी एजेंसी पर फोड़ना चालू कर दिया है, उससे तो हमें 4 जून का आभास हो गया है कि 4 जून को क्या नतीजे आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एकलव्य जी, अब ये जो 4 का खेल है, 4 जून को 440 400 की बात हो रही है, आधार क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस है, वो कह रहे हैं कि हमने तो 5 चरण का जो कैलकुलेशन है उसमें ही हम 300 प्लस आ रहे हैं, तो 7 चरण खत्म होते तो हम 400 प्लस तो जा ही रहे हैं। लेकिन सपा और कांग्रेस को लेकर भी उन्होंने कहा 440 का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि विपक्षी गठबंधन तो दूसरी तरफ कह रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो 300 प्लस आ रहा है। उनके अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे। देखिए श्वेता जी, मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने जो विभिन्न साक्षात्कार दिए हैं उसमें वो स्वयं ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो 2019 में जो बीजेपी की स्थिति थी और उसके अलावा जो दूसरे दल जो उन्हें सपोर्ट करते थे विभिन्न बिल पास कराने में या दूसरी इश्यूज पे, तो एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बीजेपी लगभग ऑलरेडी 400 के आसपास थी। और अब अगर कोई 400 के आसपास है या उससे थोड़ा कम भी है तो वो अपने काडर को मोटिवेट करने के लिए यही कहेगा कि अब हमें इससे आगे जाना है। आगे जाने का मतलब होता है हमें 400 के पार जाना है। ठीक है, और बड़ा लक्ष्य रखेंगे। और बड़ा लक्ष्य रखेंगे। अब वास्तविक स्थिति की अगर बात करें तो जो मेरी समझ है, और अगर एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि जो इंडी अलायंस है वो काफी इफेक्टिव रहा है इस बार एज कंपेयर टू 2019, तो अगर हम देखेंगे तो जो एक बताया जा रहा है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आती हैं जिसके बेसिस पे जो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट लीनिंग एनालिस्ट हैं, जो वो बताते हैं कि लगभग 4 स्टेट्स हैं जिसमें कि बीजेपी कुछ सीट्स लूज कर सकती है, जैसे कि राजस्थान है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। बट एट द सेम टाइम वो उन्हीं के असेसमेंट में कुछ ऐसी सीट्स हैं जहां पे कि स्टेट्स हैं जहां की बताते हैं कि बीजेपी गेन करेगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया। तो ऑल इन ऑल अगर आप इसको देखेंगे तो इससे पता लगता है कि लगभग फिर भी बीजेपी 5 से 10 सीट करीब गेन कर रही है। तो अगर ऐसा है तो 303 पे तो वो पहले ही थे, और 315 के आसपास अगर वो आ जाते हैं तो ये तो एक दोनों साइड के एनालिस्ट की बात का अगर एक मिश्रण लगा के और हम निकालें उसका मतलब, तो भी पता चलता है कि लगभग बीजेपी 315-320 के आसपास आ सकती है। और मुझे लगता है कि वास्तविक स्थिति ये है। परंतु इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं श्वेता जी जो मैं समझता हूं कि ये हमें 4 जून को ही पता चलेंगे, जो कि बीजेपी का 320 और 370 के बीच का डिफरेंस होने वाला है। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि ये कहा जाता है, कई विपक्षी दल ऐसा कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त राशन दिया जा रहा है कोविड से लेके अब तक, तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीब हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ये पहले की सरकारों के पास भी ये अपॉर्चुनिटी थी। ये राशन गोडाउनों में पड़ा पड़ा सड़ता था। मोदी जी ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी और इसको डिस्ट्रीब्यूट करा, जिससे कि ये बेसिक सेटल हो जाने की वजह से लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उन्हें अपने कम से कम खान पान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो मेरी पर्सनल राय ये है कि ये बीजेपी के लिए एक एडवांटेज की तरह काम करेगा। उसी तरह से हालांकि जैसे आपने देखा होगा कि जब 2022 में यूपी के चुनाव हुए, तो यूपी के चुनाव के समय एक नारा चला था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। पर इस बार हालांकि 3-4 महीने पहले ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, फिर भी इतनी जोर से राम मंदिर के बारे में बातें नहीं हो रही। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जिससे भी आप पूछेंगे इसको लेकर एक अंडर करंट होता है।
और अगर ये अंडर करंट है तो ये बीजेपी को कितनी सीट्स का कहां फायदा कराएगा। लोग कह रहे हैं कि साउथ इंडिया में भी जिस तरह से मोदी जी और अन्नामलाई जी ने वहां पे जाके प्रचार किया है, वहां पे भी उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि बीजेपी 10-15 सीट्स इन एडिशन ऑफ लास्ट टाइम, पानी तो 10-15 सीट्स क्या कहते हैं उस पिछली बार के एडिशन में। एंड द मेजर डिफरेंस विल बी कि ये जो अंडर करंट वाले फैक्टर्स हैं ये किसके पक्ष में काम करते हैं, इससे डिसाइड होगा कि क्या स्थिति बनती है। बिल्कुल, और ये आपने बताया कि ये आधार है और ये स्थितियां भी बन सकती है। लेकिन प्रदीप जी इसी पे क्या कहेंगे, क्योंकि ये सब कुछ मुद्दे थे जिसे कांग्रेस उठा भी रही थी, जिस तरह से उन्होंने जिक्र भी किया कि गरीबों को अनाज मिलने की बात हो या दूसरे आधार। बीजेपी ये बता रही है कि उसने काम किए हैं, उसने बहुत सारे बदलाव किए हैं, आम जन के हित में निर्णय लिए हैं और इसलिए वो साथ आ रही है जनता। और इसलिए श्वेता, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जो गृह मंत्री है वो इसका बखान क्यों नहीं कर रहे? वो किसी योजना की बात नहीं कर रहे, किसी उपलब्धि की बात नहीं कर रहे। और हताशा देखिए कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, पूरी दुनिया के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का निम्न स्तर की इस भाषा का इस्तेमाल, मुजरा शब्द का उपयोग। अगर मुजरा शब्द का उपयोग रहा है तो आप समझिए कि उनकी भाषा में मैं के शब्द देखिए, मीट, मुर्गा, मछली, मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, मुजरा तक याद आ रहा है, लेकिन उनको मर्यादा, मणिपुर, महिला सुरक्षा, महंगाई याद नहीं आ रही। मतलब उनकी भाषा का स्तर देखिए कि जिस भाषा का और शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की अगर ये स्थिति है तो ये निंदनीय है, शर्मनीय है कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देने जा रहा है। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री में हताशा है, इसलिए अपनी उपलब्धि की बात नहीं कर रहे, अपनी योजनाओं की बात नहीं कर रहे। 100 दिन का हम आकलन कर रहे हैं, आने वाली सरकार करेगी। या तो मोदी जी भूतकाल की बात करते हैं या भविष्यकाल की बात करते हैं, वर्तमान उनके परिदृश्य में है ही नहीं। आज क्या है उसकी बात प्रधानमंत्री नहीं करते। आशीष जी 10 साल की उपलब्धि की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे हैं कि आज की बात वो कर ही नहीं रहे हैं। अरे प्रदीप जी के साथ समस्या है कि प्रदीप जी ना तो अखबार पढ़ते हैं, ना टीवी के इंटरव्यू देखते हैं, ना हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का भाषण सुनते हैं। ये सभी कांग्रेसी नेताओं का ऐसा चरित्र हो गया है कि उन्होंने अपने आंख पे पट्टी बांध ली है, कान को पूरी तरह ढक लिया है, ये सुनना नहीं चाहते। दिक्कत ये है कि जो अभी एकलव्य जी जिक्र कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी थी, इनकी सरकार 55 साल तक रही, इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये गरीबों को मुफ्त राशन दे सकते थे, इन्होंने नहीं दिया, वो सड़ता रहा जिसका जिक्र भी इन्होंने किया। इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये करोड़ों लोगों के जनधन खाते खोल सकते थे, जो मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 55 करोड़ खाते खोले हैं। ये आपको आईना दिखाने के लिए काफी है। जब उन्होंने 4 करोड़ घरों का निर्माण किया, उस पर आप बहस नहीं करते हैं। जब वो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को नल से जल पहुंचाते, उसकी आप चर्चा नहीं करते हैं। विपक्ष तो मान ही नहीं रहा है कोई उपलब्धि है। अरे दिक्कत ये है कि विपक्ष जो है, चर्चा क्यों नहीं कर रहे? अरे करिए ना, अगर उपलब्धि चर्चा करिए ना, उसकी चर्चा नहीं। ये आरक्षण छीन लेंगे, ये मंदिर को बंद कर देंगे, ये तो नारे लगा रहे हो। आप अपनी उपलब्धि की बात ही नहीं कर रहे हैं, बताइए। आप तो समाज को बांटने की बात कर रहे हो। आरक्षण छीन लेगी कांग्रेस, गंडिया गठबंधन छोड़ सारा देश जानता है, पूरा देश जानता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लेकिन बात को बतंगड़ बनाने का तरीका ढूंढा है। अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आज जनधन खाते कितने बंद हो गए? गैस कितने बंद हो गए? गरीबों के पास गैस कनेक्शन चालू नहीं है, लोगों ने वापस कर दिए। सुनने का साहस नहीं है, सुनिए तो सही, वो बहस कीजिए ना, चर्चा कीजिए। इस तरह से आप ना अर्थव्यवस्था पे बहस करते हैं, ना आप रोजगार पे बहस करते हैं, ना आप गरीब कल्याण पे बहस करते हैं, आप किसी को चर्चा नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, प्रदीप जी एक सेकंड, आशीष जी एक सेकंड। हाँ देखिए, ऐसा है कि हमें ना फैक्ट्स पे बात करना बहुत ज़रूरी है। अभी प्रदीप जी ने मेंशन किया कि भाषा के स्तर की बात करी। भाषा का स्तर यह है कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूं कि स्वयं प्रधानमंत्री जी के लिए पिछले 10 वर्षों में जो गालियां बोली गई हैं, चाहे वो नीच हो, चाहे भस्मासुर हो, चाहे नाली का कीड़ा हो, चाहे बिन बाप की औलाद हो, तो मेरे ख्याल से आपका शो खत्म हो जाएगा, लेकिन गालियां खत्म नहीं होंगी। तो चुनावी माहौल में गर्मा गर्मी में किसी का कोई मैसेज कन्वे करने के लिए दोनों ही तरफ से मेरे ख्याल से अलग अलग मतलब लोग अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। परंतु इसलिए चुनाव आयोग को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था जब दोनों ही पार्टी के अध्यक्ष। नहीं, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इन्होंने अभी ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ड्यूटीज ठीक से नहीं निभाई हैं। क्या ये पर्टिकुलरली कोई फैक्चुअल इंस्टेंस दे सकते हैं?
जहां चुनाव आयोग ने गड़बड़ करी है। आज चुनाव आयोग को इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहे हैं। एक वो जमाना था, इनके समय के जो सबसे बेहतरीन इलेक्शन कमिश्नर माने गए TN सेशन साहब, उन्होंने इलेक्शन वो वाला इलेक्शन हो जाने के बाद उन्होंने अडवाणी जी के अगेंस्ट टिकट लेकर इलेक्शन लड़ा उनके खिलाफ। तो उस समय क्या ये सब नहीं होता था, इस तरह की बातें नहीं होती थी। तो आज जो भी हो रहा है, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस क्या ये बता सकते हैं कि एकलव्य जी आपने कहा 2014 से पहले देश के किसी प्रधानमंत्री ने इस भाषा का इस्तेमाल किया, और आपने कहा कि अगर गाली शब्दों का इस्तेमाल नेताओं ने किया है तो 2014 से पहले की राजनीति भारत के देश में किस नेता ने इन शब्दों का उपयोग किया, और 2014 से ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? इसका जवाब दीजिए। 2014 से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में कैसे हो रहा है? उससे पहले इस देश में कई प्रधानमंत्री हुए, किसी ने भी उस समय में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन 2014 से क्यों हुआ? सोचने की बात यह है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भाषा का और अगर प्रधानमंत्री करेंगे तो देश के नेता और युवा भी करेंगे। उन्होंने प्रेसिडेंट डेवलप किया है, इसलिए उन्होंने भाषा का इस्तेमाल करके माहौल बिगाड़ा है, भाषा का अपरिहार्य उपयोग किया है। इसलिए 2014 के बाद से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रदीप जी एक सेकंड, ठीक है, हम भाषा ये भी एक था मुद्दा, लेकिन हम इस पर बात नहीं कर रहे। बात हमने जब आंकड़ों की की, एक सवाल ये भी उठता है, 400 प्लस की बात कर रही बीजेपी। 2019 से अभी से स्थितियां अलग इसलिए भी है कि गठबंधन हो गया है, जहां पर पहले वोट सपा के अलग, कांग्रेस के अलग ऐसे बंटते थे, तो बीजेपी को एक तरफा फायदा मिला था जो बीजेपी के साथ जाना चाहते। अभी ये जो एक साथ हो रहे हैं और जो इनका वोट बैंक है वो अगर साथ दे रहा है, तो ऐसे में क्या चुनौती आपको लगता है कि बीजेपी के पास होगी? दूसरा अहम सवाल कि एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर होता है, लेकिन जब 10 साल लगातार कोई सरकार कायम हो तो ऐसा नहीं कि आप सबको खुश कर रख सको, तो क्या वो भी एक रीजन बन सकता है कि सीट्स यहाँ पर कम हो सकती हैं? देखिए श्वेता जी, आपने 2 सवाल पूछे। जो पहला सवाल था उसमें यह था कि जब अलायंस में आके पार्टीज लड़ती हैं तो इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं कि अलायंस हो किसके बीच में रहा है। जब ऐसी पार्टी साथ में आके अलायंस करती हैं जिनका की विचारधारा ही एकदम अलग है, तो जब विचारधारा अलग होती है तो कोई जरूरी नहीं है कि हर पार्टी का दूसरी, जैसे कि बंगाल में कांग्रेस और आपकी TMC हमेशा आपस में लड़ते रहे। अब क्या TMC का जो वोटर है वो कांग्रेस को वोट देगा या नहीं देगा? उसी तरह से यूपी में भी सपा का वोटर क्या कांग्रेस को वोट देगा या नहीं देगा? और आपने देखा होगा कि अखिलेश जी जब इनके साथ पहले लड़े थे तो क्या स्थिति हुई थी, अभी अकेले लड़े जब 2022 में तो वो लगभग 100 सीटों पे पहुंच गए। उस समय जब साथ में आए तो ये कहा भी था कि वो गलत डिसीजन था साथ में जाना। बिल्कुल, बाद में रिएक्शन आया था जब परिणाम मिला। इसका जो सेकंड फैक्टर, जो आप एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है ज्यादातर कि ये बात सही है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है। जैसे कई जगह पे ग्राउंड से ये रिपोर्ट्स आती हैं कि लोग कहते हैं हाँ भाई मोदी जी ने तो अच्छा काम किया है, उन्हें वोट देना है, और मतलब उनकी तो 300 से ऊपर सीट आ ही रही है, तो अपने ये जो MP जिसने अच्छा काम नहीं करा है ना, इसको सबक सिखा देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू, अगर ऐसा है तो क्या दूसरी तरफ हमारे पास इतना अच्छा कोई ऑप्शन है जिसको हम वोट दें? तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना, वो टीना फैक्टर की बात होती थी कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, लेकिन बदलाव के लिए उससे बेस्ट कुछ है नहीं, तो फिर हम क्या करें? तो फिर हम इसी को वोट दें। ये सोच भी एक सामने आती है। आशीष जी, ये देखिए अभी श्वेता जी अलायंस की बात हो रही थी, आपने अलायंस का जिक्र किया। 2019 में भी समाजवादी पार्टी और BSP का अलायंस हुआ था, और BSP का वोट शेयर तो कांग्रेस से ज़्यादा था। और जैसा अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि 2017 के चुनाव में भी 2 लड़के लड़ रहे थे, आज आपको 2 लड़कों की लड़ाई के जिक्र कर रहे थे, और जिस तरह से जनता ने उनको समेटा है वो सारे देश ने देखा है। और ये जो अलायंस है ना, आप देखिए अलायंस वेस्ट बंगाल में कोई अलायंस नहीं है, 42 की 42 सीटों पर TMC अकेले लड़ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, गुजरात में, पंजाब में भी चुनाव है 1 तारीख को, 13 सीटों पे दोनों आमने सामने हैं। और दूसरी बात जो हम चर्चा कर रहे हैं ना कि 4 जून 400 पार की चर्चा कर रहे हैं, आप देखिए इस इंडी गठबंधन में इतना ज़्यादा अंतर विरोध है कि अखिलेश यादव जी की बात करें तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 140 पे सिमटेगी। अरविंद केजरीवाल जी की बात करें तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 230 पे आएगी। कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये 200 से 250 के बीच में रहेंगे। ममता बनर्जी कहती है कि 250 पार नहीं कर पाएंगे। अरे भाई पहले आप बैठ करके तय कर लीजिए ना, जो जनता का माहौल है उस पे हमारा पूरा विश्वास है कि 4 जून को जब नतीजा आएंगे अमित शाह 4 सीट सपा को दे रहे हैं, और सपा कह रही है कि 4 जून सुखद इसलिए होगा क्योंकि 400 सीटें बीजेपी हारेगी और एक बड़ा बदलाव देश में देखने को मिलेगा। ये अखिलेश यादव का कहना है। तो अखिलेश यादव तो हमको 140 दे रहे हैं ना, कांग्रेस कितना दे रही है बताइए? कांग्रेस के लिए 230 आएगी, ममता बनर्जी के लिए 250 के अंदर आएंगे। इसी पर एक जवाब क्या कह रहे हैं?
प्रदीप जी, ये जो अलग अलग हमारी विचारधारा एक पार्टी में साथ तो 36 है। दलों का समावेश हाँ, है हाँ। और हम एक बड़े पार्टी का इसमें रिश्ता निभा रहे हैं। सवाल यह है कि हर दल की अपनी योग्यता, अपनी मान्यताएं, अगर उनकी मान्यता हो सकती है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद सब तय होगा ना। और जिस तरह के राजनीतिक दल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी उनकी परिस्थितियां हैं और उनकी प्राथमिकताएं। इसलिए हर दल की अपनी प्राथमिकता है, अपना आकलन है और अपनी स्थिति है। इसलिए हम सबके साथ समावेश करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है, जब चुनाव को परिणाम आएंगे तब स्थिति देखेंगे और उससे हम ठीक है। लेकिन श्वेता जी, अभी जब हम ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे थे ना, तो होता क्या है कि मान लीजिए कि जो इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी होती है और जब मैं देखता हूं कि मेरे पास दूसरे ऑप्शंस क्या हैं, तो कोई भी एक आम नागरिक ये चाहता है कि हमें ऑल्टरनेट विजन क्या प्रेजेंट कर रहा है जो दूसरा यहाँ पे आने वाला है। तो ऑल्टरनेट विजन तो कुछ होता नहीं है, बस ये होता है कि 370 गंदा डिसीजन था, उसके अलावा राम मंदिर का विरोध कर देते हैं, मोदी जी को पर्सनल गाली देते हैं, उसके बाद आपके ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या कहते हैं, डिमोनाइज करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर कह रहे हो कि कोई सरकार को हटाओ क्योंकि ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इनसे अच्छा क्या करके देंगे और कैसे करके देंगे, उसके लिए हमारा क्या विजन है, वो आपको जनता को प्रेजेंट करना लेकिन होता इसका है। एक रीजन ये भी है कि हम क्या करेंगे या कर सकते हैं, उससे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि सामने वाले ने क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, उस पर बात ज्यादा होती है। बिल्कुल होती है। तो क्या करना, हम क्या तो देंगे? आप बताइए ना, क्या, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने बोला, एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि 370 नहीं करना चाहिए था, तो कश्मीर का समाधान कैसे करना चाहिए था, बताइए। बताइए। हाँ, बताया क्या? ठीक, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डरो क्योंकि उनके पास एटम बम है। एक आखिरी सवाल है, अमित शाह ने जो भविष्यवाणी की, ये हम जिसकी बात कर रहे हैं, 4 जून को 440 400, इससे कितने % आप सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो आंकड़ा कितने % के इर्द गिर्द हो सकता है? देखिए, एक आपका विश्लेषण क्या कहता है? मैं तो सिंपली मानता हूँ, मेरे हिसाब से जो मैंने अभी आपसे बात रखी कि जो फैक्टर्स हैं और जो लास्ट टाइम था, आई थिंक बीजेपी कैन गो अप टू 325। और उसके अलावा जो हमने अंडर करंट फैक्टर्स की बात करी, जैसे कि बात होती है वोटर टर्नआउट की, कि वोटर टर्नआउट लो क्यों है, लोग कहते हैं कि उत्साह नहीं है, लेकिन ऐसा भी, ये भी तो हो सकता है कि उत्साह उस तरफ नहीं है, वो ऑलरेडी मायूस है कि हारना तो है ही, तो क्या जाके वोट डालना है। अगर ऐसा हुआ तो 350 भी जा सकते हैं। हो सकता है वोटर टर्नआउट जो लो रहा, लेकिन उस वोटर, कमेंट इस पे। हाँ, देखिए, जहाँ तक आकलन की बात है कि बिल्कुल स्पष्ट है कि 4 जून को जब नतीजा आएंगे तो हमने जो हमारा जो होमवर्क किया है फेज़ 5 तक, जैसा भी अमित शाह जी बता रहे थे कि फेज़ 5 तक में जो चुनाव हुए हैं उसमें एनडीए गठबंधन लगभग 310 सीटें जीत रहा है और अभी उसके बाद छठे और 7वें चरण की 115 सीटें बाकी है और उसमें भी यूपी है, बंगाल है, बिहार है और वो हमारा अच्छा प्रभाव है। आप मान के चलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, हम उस लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल करेंगे। ठीक है प्रदीप जी। श्वेता जी, हमारे धर्म में अजर अमर अविनाशी भगवान को कहा गया है, लेकिन हार के डर से भगवान स्वयं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अपने आप को कि मेरी मां के निधन के बाद मुझे लगता है कि मुझे ईश्वर ने बना के भेजा है। इस तरह की बात करके लोगों को भ्रमित करने, वो पूछ रही है कि कांग्रेस की सीट कितनी आ रही है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, सीट कितनी आ रही है कांग्रेस की, ये तो बता देना। बनाने जा रहा है, सीटों की छोड़िए, मतलब हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और आपके प्रधानमंत्री के हाव भाव से ही हम ये निश्चित कर रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, 4 का खेल है और 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी। साफ ये हो जाएगा कि ये जो खेल है उसमें कौन जीता और किसके साथ खेला होता है 4 जून को। लेकिन दावे दोनों तरफ से अपने अपने हैं और इसी को लेकर ही अमित शाह ने भी भविष्यवाणी की। अब भविष्यवाणी ये की कि 400 प्लस तो बीजेपी जा रही है, 40 भी कांग्रेस को सीट नहीं मिलेगी और 4 सीटें भी सपा को नहीं मिलेगी। अब देखना होगा कि 4 जून की भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है, या फिर इंडी गठबंधन जो कह रहा है, जो दावे कर रहा है सरकार बनाने का, वो सही हो पाता है, या फिर जो बड़ा लक्ष्य रखकर बीजेपी चल रही 400 प्लस, वो आंकड़े सामने आएंगे। तस्वीर तो हालांकि 4 जून को साफ होगी, लेकिन ये जो 4 का खेल है ये बहुत कुछ बयां करता है, पर्दे के सामने भी और पर्दे के पीछे भी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।